Hello and welcome everybody. This is part 2 of the chapter on contract law. अब देखो, the object of any contract should not be for an unlawful object. If so, the contract would be unenforceable. A contract should not be illegal, immoral or opposed to public policy. अगर ऐसे होते हैं, then the contract is invalid and illegal. At this point, we come to two examples of contracts. इसमें से एक लॉफुल है, एक अनलॉफुल है. वेजर जो है इट्स इलीगल. आई होप यू कैन सी द स्क्रीन. या सो वेजर जो है वो इनवैलिड है और कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट जो है वो परफेक्टली वैलिड है. व्हाट हैपेंस इन अ वेजर? It's a contract where one person promises to pay the other money on the happening of an uncertain future event and the other person promises to pay on the non-happening of the event. यहाँ पे happening of this uncertain future event is the condition on which the promise depends. Wager एक invalid contract है. यहाँ पे एक reciprocal promise है. आप मुझे पैसे दो अगर ये होता है और मैं आपको पैसे दूंगी अगर ये नहीं होता है. And third parties generally don't have an interest here. Wagers are always contingent in nature. Contingent मतलब क्या है? Contingent means conditional. एक बहुत ही apt सा एग्जाम्पल मैं आपको दूंगी अभी. जैसे कि आप समझिए कि एक इंडिया पाकिस्तान मैच होने वाले हैं और A promises B that I will pay you ₹1,000 if India wins and B promises that I will pay you 1,000 if India loses. This is simply a bet and it's अनलॉफुल. ये हम नहीं कर सकते. मतलब क्या? अगर बी ने पैसे देने में रिफ्यूज कर दिया, इफ बी रिफ्यूजेस टू पे, देन ए कांट अप्रोच द कोर्ट टू गेट हिज मनी. इट कैन बी इन्फोर्स्ड इन अ कोर्ट ऑफ लॉ. फिर हम आते हैं कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में. इट्स अ कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट एंड इट्स वैलिड. इट्स एन एग्रीमेंट टू डू और नॉट टू डू समथिंग on the happening or non-happening of an event which is collateral to the contract. Even जो है it's actually influencing the contract. It's valid. ये perfectly valid है. यहाँ पे कोई ऐसे reciprocal promise नहीं है. And third parties do have an interest in a contingent contract. Though wagers are contingent in nature, conditional in nature, but contingent contracts are never wagering. They are not bets. यहाँ पे एक example आपको एक एनसीईआरटी वाला एग्जाम्पल. अच्छा, आपको सारे एग्जाम्पल्स जो है इटैलिक्स में लिखा है, आपको पढ़ना है, वही आपको लिखना है. आई एम सिंपली गिविंग यू सम अदर एग्जाम्पल्स सो दैट इट्स ईजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड. ठीक है. अब देखो, बी जो है वॉन्ट्स टू सेल हर फार्म लैंड टू ए इफ शी विन्स द केस रिगार्डिंग द फार्म लैंड. बी का जो फार्म लैंड है वो ऑलरेडी एक केस में है. अगर बी ये केस जीत जाते हैं तभी वो फार्म लैंड को ए को बेच पाएगा. This is a condition on which the contract depends. That's why it's a conditional contract. The condition here is winning the case. ठीक है. At the end we have discharge. Discharge मतलब क्या है? जब हम एक contract करते हैं तब mutual obligation of the parties are created. Mutual obligation मतलब मुझे मेरे ज़मीन बेचना है तो I have to give possession to the person who is getting the land. और जो खरीद रहे हैं उन्हें पैसा भी तो देना है मुझे. दैट्स हिज और हर ऑब्लिगेशन. ये जो म्यूचुअल ऑब्लिगेशन है, इट हैज टू बी फुलफिल्ड. व्हेन द म्यूचुअल ऑब्लिगेशंस ऑफ द पार्टीज आर फुलफिल्ड, जब ये हो जाते हैं तब कॉन्ट्रैक्ट कम्स टू एन एंड. फॉर्मल डेफिनेशन क्या है डिस्चार्ज का? डिस्चार्ज मीन्स टर्मिनेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन ऑफ द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट. और डिस्चार्ज टोटल 6 तरीके से हो सकता है. Discharge by performance, discharge by agreement or consent, discharge by impossibility of performance, discharge by lapse of time, operation of law, breach of contract. ये सब कुछ हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे, so don't worry. अच्छा, डिस्चार्ज बाई परफॉर्मेंस मतलब क्या? जब दो पार्टीज इन अ कॉन्ट्रैक्ट टू अ कॉन्ट्रैक्ट होवे परफॉर्म देयर ऑब्लिगेशंस एंड फुलफिल देयर प्रॉमिसेस, देन द कॉन्ट्रैक्ट गेट्स डिस्चार्ज्ड. जब वो अपने सारे ऑब्लिगेशन को फुलफिल कर दे तब वो कॉन्ट्रैक्ट कम्स टू एन एंड, इट गेट्स डिस्चार्ज्ड. डिस्चार्ज बाय एग्रीमेंट और कॉन्सेंट क्या है? अब देखिए, ये थोड़ा सा लेंदी है बट और थोड़ा सा समझने की भी चीज़ है यहाँ पे, तो आप प्लीज़ यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए. क्या होता है यहाँ पे?
there are 6 ways in which discharge by agreement or consent can take place. First of all, novation. नोवेशन मतलब क्या? एक नया कॉन्ट्रैक्ट जो है इज सब्सटीट्यूटेड फॉर एन ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट. पुराना एक कॉन्ट्रैक्ट था बट इट्स बीइंग रिप्लेस्ड बाय अ न्यू वन. दैट्स नोवेशन. रिसेशन क्या है? सर्टेन टर्म्स और ऑल टर्म्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट आर कैंसिल. कुछ टर्म्स या फिर ऑल टर्म्स कैंसिल हो गया एक कॉन्ट्रैक्ट का, हो गया. थर्ड वे क्या है? ऑल्टरेशन. सर्टेन टर्म्स आर ऑल्टर्ड विद द म्यूचुअल कॉन्सेंट. बोथ पार्टीज का कॉन्सेंट रहना चाहिए तभी ये हो सकता है. फोर्थ पॉइंट क्या है? रिमिशन. रिमिशन मतलब क्या? सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स आप लोगों को यही रिमिशन पे होते हैं. लेट मी एक्सप्लेन यू द एंटायर थिंग. रिमिशन मतलब क्या है? पहले, एक्सेप्टेंस इज मेड टू अ प्रॉमिस बट नॉट ऑन कंप्लीट टर्म्स बट टू अ लेसर फुलफिलमेंट ऑफ द प्रॉमिस. एग्जाम्पल देके समझाते हैं. सपोज विकास जो है एक लोन लेते हैं. लोन में क्या कहा गया था कि विकास को 10% इंटरेस्ट देना है वो लोन पे. अब क्योंकि विकास कुछ प्रॉब्लम में पड़ गए हैं, ही कैन नॉट पे 10% ऑफ द रेंट. सो आफ्टर रिमिशन विकास विल नाउ रीपे 5% ऑफ द इंटरेस्ट. देखिए, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं हुआ. कॉन्ट्रैक्ट का जो मतलब जो प्रॉमिस था, विकास इज एक्सेप्टिंग दैट बट ही कैन नॉट पे द full amount. He cannot fulfill the promise entirely. He will fulfill the promise to a lesser extent. He will now pay 5%. ठीक है, यही है रिमिशन और कुछ नहीं है. आसान सा चीज़ें है. आप अगर एग्जाम्पल देंगे एग्जाम में तो आप तो मतलब क्या कहूँ, फुल मार्क्स मिलेंगे आपको. ठीक है. देन वी हैव वेवर. वेवर मतलब क्या है? पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट अबंडन देयर म्यूचुअल राइट्स. उतना ज़्यादा नहीं आते यहाँ से, बस अपने म्यूचुअल राइट्स को पार्टीज जो है कॉन्ट्रैक्ट का छोड़ दिया, वही है. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मर्जर. सर्टेन टर्म्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट और ऑल टर्म्स आर मर्ज्ड टू अनदर कॉन्ट्रैक्ट विद द म्यूचुअल कंसेंट ऑफ द पार्टीज. ये जो हमारे ऑल्टरेशन और मर्ज जो है, ये दोनों में म्यूचुअल कंसेंट लिखना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपका हाफ मार्क्स चले गए. ठीक है. ये 6 चीज़ें आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है. बार बार पढ़िए, नोट्स देखिए, वीडियो देखिए. यू विल बी एबल टू डू दैट. देन वी हैव डिस्चार्ज बाय इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस. कभी कभी डिस्चार्ज करना, कभी कभी अपने ऑब्लिगेशन को परफॉर्म करना इम्पॉसिबल हो जाते हैं, तभी भी डिस्चार्ज हो जाते हैं. पॉइंट्स क्या है यहाँ पे? ईदर द सब्जेक्ट मैटर और द प्रॉपर्टी इज डिस्ट्रक्टेड बिकॉज ऑफ सम रीजन. सपोज हम एक कार को सेल करने वाले थे, अब एक कार के ऊपर लाइटिंग होके या फिर किसी भी हालत में एक्सीडेंट होके कार खराब हो गए, मतलब बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो गया. तो डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर, इट्स इम्पॉसिबल टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट टू सेल द कार. दैट्स अ डिस्चार्ज बाय सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी. या फिर वन पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट इज डेथ, या फिर बिकम्स इनकेपेबल. सपोज उनके जॉब चले गए, पर्सन बिकम्स बैंकरप्ट. इसलिए डेथ और इनकेपेसिटी भी एक रीज़न है. फिर आउटब्रेक ऑफ वॉर, चेंज और अमेंडमेंट्स इन लॉ को चेंज कर दिया गया, अब एक चीज़ वो नहीं बेच सकते, ऐसे चीज़ें होते हैं. नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ थिंग अफेक्टिंग द कॉन्ट्रैक्ट डायरेक्टली हो गया. ये 5 चीज़ें हैं इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस में. देन वी कम टू डिस्चार्ज बाय लैप्स ऑफ टाइम. अब टाइम जो है बहुत ही सिग्निफिकेंट फैक्टर है इन केस ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट. लिमिटेशन एक्ट जो है ये आपको ज़रूर याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक चीज़ है. लिमिटेशन एक्ट क्या कहते हैं? ए कॉन्ट्रैक्ट शुड बी परफॉर्म्ड विद इन अ स्पेसिफाइड टाइम विच इज़ कॉल्ड अ पीरियड ऑफ लिमिटेशन. हम एक एग्जाम्पल देंगे अभी. सपोज सविता एक लड़की है एंड शी प्रॉमिस टू गिव विजय 200 रुपीज़ विद इन 5 days. तो ये 5 days के अंदर उन्हें 200 रुपीज़ देना है, और इसी कॉन्ट्रैक्ट का लिमिटेशन पीरियड है 2 weeks. अब 5 days तो हो गया, अब ये जो 2 weeks है इसमें ही विजय को कहना है सविता से कि आपने मेरे 200 रुपीज़ अभी तक नहीं दिए, आपके टाइम तो हो गए, 1 week टाइम था आपके पास, 5 days टाइम था. तो इसी लिमिटेशन फेज में अगर विजय ने कुछ नहीं किया, 2 weeks ख़त्म होने के बाद वो कुछ भी नहीं कर सकते. तब ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो ऑटोमेटिकली डिस्चार्ज हो गए बाय लैप्स ऑफ टाइम. टाइम इज एक्सट्रीमली सिग्निफिकेंट. देखिए, इफ़ द कॉन्ट्रैक्ट
if the terms and obligations of the contract are not performed within the span, and the other party to the contract doesn't resort to any action within the limitation phase, in this case within 2 weeks, then the other party, in this case Vijay, is deprived of remedy. अगर वो 2 weeks के अंदर कोर्ट में जाए कि सविता ने मेरे पैसे नहीं लौटाए, तब कोर्ट सविता से कह सकते हैं कि आप इनके पैसे लौटा दीजिए, लीगली वो इन्फोर्स कर सकते हैं वो राइट्स. बट अदरवाइज इफ दिस हैपन्स आफ्टर 2 weeks, then Vijay can't do anything. The contract is simply discharged. Second last, discharge by ऑपरेशन ऑफ लॉ. यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कोई म्यूचुअल कॉन्सेंट ऐसे नहीं है. यहाँ पे सिंपली कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो रहा है बिकॉज ऑफ द ऑपरेशन ऑफ लॉ. डेथ ऑफ ईदर ऑफ द पार्टीज, इंसॉल्वेंसी मतलब कोई बैंकक्रप्ट हो गए, मर्जर मतलब कुछ टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मर्ज्ड with another contract, and unauthorized alteration of the terms of agreement. When I gave my term on examination from this chapter, this question was there. तो ऐसे questions important है, ये MCQ में दिया गया था. Last, discharge by breach of contract. कभी कभी the obligation of a contract are not honored. There is a failure on part of a party to perform the obligation to the contract, and in this case discharge is by breach of contract. Section 73 of Indian Contract Act 1872 में इस बारे में काफ़ी डिटेल्स में कहा गया है. Let's come to the last part of this chapter and this video to damages. देखो, अगर दो इंसान एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं and one of the parties fails to perform its duties, तो जो अग्रीव पार्टी है, जिनको पैसा नहीं मिला या फिर जिनको कॉन्ट्रैक्ट की ड्यूज नहीं मिले, he or she can approach the court. He or she can be given remedies. Remedy क्या है? Remedy is a means given by law for the enforcement of the right of an aggrieved person. और remedy क्या है? The people are generally awarded damages. Damages are monetary compensation. पैसा दिया जाता है, in simple words. ठीक है, टू द अफेक्टेड पार्टी फॉर द लॉस और इंजुरी कॉज्ड. जो लॉस हुआ बिकॉज ऑफ द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तब कुछ पैसे दिया जाएगा अग्रीव पार्टी को ताकि द पर्सन कैन रिकवर फ्रॉम द लॉस. एंड देयर इज अ डॉक्ट्रिन दैट ऑपरेट्स हियर, डॉक्ट्रिन ऑफ retribution. The aim of doctrine of retribution is to put the aggrieved party, the party which has incurred the loss, to return the party in the position it would have been if the contract was not breached. अगर एक कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच नहीं किया जाता, तब जो अग्रीव पार्टी जिस पोजीशन पे थे, डैमेजेस देके उस पार्टी को उसी पोजीशन में लाना है हमें. यही है डॉक्ट्रिन ऑफ रिट्रीब्यूशन, टू पुट द अग्रीव पार्टी इन द पोजीशन इट वुड हैव बीन इफ द कॉन्ट्रैक्ट वाज नॉट ब्रीच्ड. तो काफ़ी आसान भाषा में हमने समझाया. आई होप you could understand it. If still you have something to ask, please feel free to write it in the comment. I will definitely answer all your doubts to the best of my ability. And thank you so much for subscribing, to the ones who had subscribed. For the ones who still didn't, please do it. It would help me a lot. And please like and share my video if you can. Thank you so much. Stay safe and stay happy. Best of luck for your unit tests and your final boards. Meet you in the next video. Bye bye.